हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। इस वीडियो से हम आपके भौतिक विज्ञान के चैप्टर ऊष्मागति को स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो जानने का प्रयास कीजिए कि ऊष्मागतिकी का अर्थ क्या होता है। देखिए, यदि आप अपने हाथों को रगड़ते हैं, इस प्रकार से रगड़ते हैं, तो कुछ समय पश्चात आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यही है आपकी ऊष्मागतिकी। देखिए, जब मैंने अपने हाथों को रगड़ा, तो यहाँ क्या उत्पन्न, जब मैंने अपने हाथों को ऐसे रगड़ा तो मैंने क्या किया, अपने हाथों द्वारा इस हथेली पे क्या किया, कार्य किया। देखिए, इस हथेली पे मैंने कार्य किया, अर्थात मैंने क्या क्या कार्य किया, जिससे कि क्या उत्पन्न हुई, आपकी ऊष्मा उत्पन्न हुई। जिससे कि क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये वाला हाथ क्या हो गया, आपका गर्म हो गया, तो यहाँ क्या हुई, आपकी ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो यहाँ मैंने क्या किया, जब मैंने अपने हाथों को ऐसे कार्य कर रहा था, जब मैं हाथों को अपने ऐसे घिस रहा था, तो मैंने क्या किया था, अपने हथेलियों पे कार्य किया था। वो जो कार्य था वो किस रूप में संचित हो जाता है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा में। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जब मैं इसे अपने हथेलियों को रगड़ के कार्य करा था, तो कार्य किसके रूप में संचित होगा, यांत्रिक ऊर्जा। अब वो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गई, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। किस में बदल गई, वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो यही है आपकी ऊष्मागतिकी। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित है, हाथ में क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, मैंने यांत्रिक कार्य किए तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, जिससे क्या बनी, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा बनी, या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मागतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मागतिकी कहलाती है। अब ऊष्मागतिकी के अध्याय को स्टार्ट करने से पूर्व आपको कुछ इसके महत्वपूर्ण पद के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पद है जिसमें कि आपका पहला पद है, आपकी ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक निकाय। देखिए, ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है। माना यह क्या है आपका, इस प्रकार से कोई एक क्या है, पात्र है। ये क्या है आपका, इस प्रकार से कोई एक पात्र है और इस पात्र के अंदर आपका भरा है, ठोस भरा है। क्या भरा है, इस पर ठोस भरा है। तो ऑब्वियसली है, इस पर क्या पड़ेगा, आपके ऊष्मा का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कोई ना कोई ऊष्मा का तो प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो यह जो ठोस है वो क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मागतिक निकाय कहलाएगा। अब यदि मैं इस ठोस के स्थान पर गैस ले लूं, तो इस गैस पर भी कोई ना कोई ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा। कोई ना कोई ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा। तो ये गैस भी क्या बन सकती है, आपकी ऊष्मागतिक निकाय। यहाँ कोई आपका द्रव्य हो सकता है, जैसे कि जल, शहद इत्यादि आपका हो सकता है। तो इस द्रव पर भी ऊष्मा का कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। यदि हम बाहर से ऊष्मा दे या वातावरण की ऊष्मा का द्रव हो या ठोस हो या गैस हो, उन पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आपका द्रव भी क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिक निकाय हो जाएगा। अर्थात ऊष्मागतिक निकाय का क्या अर्थ हुआ कि ऊष्मागतिक निकाय हम उसे कहते हैं जिस पर किसका प्रभाव पड़ता है, आपका ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। जिस पर किसका प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं कि आपको केवल लिख देना है कि ऐसा निकाय जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है वो ऊष्मागतिक कहलाता है। नहीं, एक और शर्त है इसकी महत्वपूर्ण, कि यह जो आपका निकाय होगा, ऊष्मागतिक जो निकाय होगा, वह किसी सीमा पृष्ठ से क्या होगा, ऐसे घिरा होगा। देखिए, हम द्रव्य से साधारण रूप से भी रख सकते थे,
इस पर भी ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये ऊष्मागतिक निकाय नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि ऊष्मागतिक निकाय के लिए शर्त यह है कि वह किसी सीमा पृष्ठ से क्या होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। सीमा पृष्ठ से क्या होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। तो ऊष्मागतिक निकाय किसे कहेंगे कि किसी सीमा पृष्ठ से घिरे ऐसे पदार्थ या वस्तु जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। ऊष्मागतिक निकाय चाहे तो ठोस हो सकता है, चाहे आपका द्रव हो सकता है, चाहे आपका गैस हो सकता है। क्योंकि यदि आप ऐसे गैस को भी सीमा पृष्ठ से बंद कर दे तो उस पर भी ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा, आप द्रव को भी बंद कर दे तो पड़ेगा, और ठोस को भी ऐसे सीमा पृष्ठ से बंद कर देते तो उस पर भी किसका प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा। तो ये होती है ऊष्मागतिक निकाय। अब देखिए यहाँ जो आपकी सीमा पृष्ठ है, यहाँ जो आपकी क्या है, सीमा पृष्ठ है, ये सीमा पृष्ठ भी दो प्रकार की होती है। ये सीमा पृष्ठ जो आपने बनाया है, ये सीमा पृष्ठ भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ऊष्मापारीय, क्या होती है, ऊष्मापारीय फर्स्ट, और सेकंड होती है आपकी रुद्धोष्म। सेकंड क्या होती है आपकी, रुद्धोष्म होती है। तो जो आपकी सीमा पृष्ठ भी दो प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्मापारीय, एक होती है रुद्धोष्म। ऊष्मापारीय अर्थात नाम से माना जा रहा है ऊष्मापार, जिसमें अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसमें से ऊर्जा पार हो सकती है, अर्थात जो आपकी ऊष्मा है वो क्या हो सकती है, पार हो सकती है। क्या हो सकती है, पार हो सकती है। और रुद्धोष्म का अर्थ होता है आपकी जिसमें से कि ऊष्मा पार नहीं हो सकती। तो ऊष्मापारीय सीमा पृष्ठ क्या होता है, ऐसा सीमा पृष्ठ जिसमें से ऊष्मा पार हो जाती है, जिसमें से ऊष्मा का संचरण हो जाता है। जबकि रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ क्या होगा कि ऐसा सीमा पृष्ठ जिसमें से कि ऊष्मा पार नहीं हो सकती है, ऊष्मा का संचरण नहीं हो सकता। अब ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा पार होने का अर्थ क्या होगा, देखिए जो अब माना ये आपकी जो सीमा पृष्ठ है वो कैसी है, ऊष्मापारी है। कैसी है, ऊष्मापारी है। तो बाहर से यदि आप ऊष्मा देते हैं, बाहर से यदि आप इसको ऊष्मा देते हैं तो वह अंदर जा सकती है। यदि आप बाहर से ऊष्मा देते हैं और यदि अंदर जा रही तो समझ लेना कि जो आपका सीमा पृष्ठ है वो कैसा है, ऊष्मापारी है। किंतु यदि आप बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं किंतु ऊष्मा अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हमेशा याद रखना कि जो आपका सीमा पृष्ठ होगी वो कैसी होगी, रुद्धोष्म होगी। तो ये होते हैं आपके सीमा पृष्ठ के दो प्रकार, ऊष्मापारी और रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ। और ऊष्मागतिक निकाय आप जानते हैं कि सीमा पृष्ठ से घिरे ऐसे निकाय जिन पर कि आपके ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। सेकंड टर्म है जो आपको समझनी है और वो है ऊष्मागतिक चर। क्या समझना है, सेकंड जो आपको समझना है ऊष्मागतिक चर को क्या करना है, आपको समझना है। देखिए जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं क्या गैस का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप गैस के लिए, क्या आप गैस के लिए पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं, क्या आप ठोस के लिए पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं, क्या आप ठोस के लिए पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि गैस का क्षेत्रफल नहीं निकलता, गैस का आयतन निकलता है। क्या निकलता है, गैस का आयतन निकलता है। गैस के लिए पृष्ठ तनाव नहीं निकलता है, कुछ ही परिस्थितियों में निकलता है, जबकि गैस का क्या निकलता है, आपका दाब निकलता है। क्या निकलता है, दाब निकलता है। उसी प्रकार से यदि मैं ठोस की बात करूं तो इसका भी पृष्ठ तनाव नहीं निकलता है। इसका क्या निकलता है, आपकी लंबाई निकलती है, इसकी क्या निकलती है, आपका क्षेत्रफल निकलता है, इसकी क्या निकलती है, आपकी प्रत्यास्थता निकलती है। क्या निकलती है, प्रत्यास्थता निकलती है। अब यदि मैं पूछूं कि द्रव के लिए आप क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप द्रव के लिए श्यानता डिफाइन कर सकते हैं, आप द्रव के लिए श्यानता डिफाइन कर सकते हैं, और आपका तापमान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि कर सकते हैं। अर्थात आप गैस के लिए क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, पृष्ठ तनाव नहीं निकाल सकते, कुछ ही वस्तु निकलता है, लेकिन उसका गैस का आयतन निकलता है, गैस का दाब निकलता है।
ठोस का मुख्यतः लंबाई निकलती, क्षेत्रफल निकलती, प्रत्यास्थता निकलती। उसी प्रकार द्रव की भी मुख्यतः क्या क्या निकलती है, आपकी श्यानता निकलती है और तापमान निकलता है। आप कभी भी गैस के लिए क्षेत्रफल या ठोस के लिए कोई और चीज नहीं निकाल सकते। तो जो आयतन है, दाब है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, प्रत्यास्थता है, श्यानता है, ताप है, यही सब क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। अर्थात ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं, ऊष्मागतिक निकाय। आपके ऊष्मागतिक निकाय कौन कौन से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऊष्मागतिक निकाय के ऐसे गुण, ऊष्मागतिक निकाय के ऐसे गुण जो उसके किसको प्रदर्शित करते हैं, व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मैंने बोल दिया कि आपका जो ऊष्मागतिक चर है, ऊष्मागतिक चर है वो क्या है, आपका दाब है। ऊष्मागतिक चर क्या है, आपका दाब है। इससे आपके और आपसे पूछा जाए कि बताइए ऊष्मागतिक निकाय क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ऊष्मागतिक निकाय क्या होगा, गैस होगा। क्यों होगा, हम ठोस भी तो बोल सकते थे, हम द्रव भी तो बोल सकते थे, नहीं, हम केवल क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, क्योंकि दाब ठोस के लिए परिभाषित ही नहीं है। ठोस के लिए क्या नहीं, परिभाषित नहीं है, बहुत ही कम परिस्थितियों में परिभाषित है। द्रव के लिए भी बहुत ही द्रव के लिए भी परिभाषित है, लेकिन ठोस के लिए परिभाषित नहीं है। अर्थात यदि मैंने बोला कि दाब आपका ऊष्मागतिक चर है, ऊष्मागतिक निकाय बताना है, तो आप क्या क्या बता सकते हैं, या तो आपका ऊष्मागतिक निकाय द्रव होगा या ऊष्मागतिक निकाय क्या होगा, आपका गैस होगा। अर्थात ये जो आपके ऊष्मागतिक जो चर है, जैसे कि दाब, आयतन, पृष्ठ तनाव, लंबाई, क्षेत्रफल, प्रत्यास्थता, श्यानता, ताप, घनत्व, द्रव्यमान, ये सब क्या है, आपके ऊष्मागतिकी चर है, जो कि ऊष्मागतिक निकाय के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो ऊष्मागतिक चर क्या होता है कि ऊष्मागतिक चर ऐसे गुणधर्म होते हैं जो ऊष्मागतिक निकाय के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो ये होते हैं आपके ऊष्मागतिक चर, जो कि क्या करते हैं, आपके निकाय के व्यवहार को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक ऊष्मागतिक निकाय के लिए आपके ऊष्मागतिक चर अलग अलग होते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं गैस, गैस यदि क्या हो, आपका ऊष्मागतिक निकाय हो, ऊष्मागतिक निकाय कैसे कहते हैं, जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। यदि गैस आपका ऊष्मागतिक निकाय हो तो इसके लिए जो आपके ऊष्मागतिक चर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपके दाब होता है, आपका ताप होता है, आपका आयतन होता है। क्या होता है, दाब होता है, ताप होता है, आयतन होता है, एटसेट्रा। यदि मैं बात करूं, यदि आपका ऊष्मागतिक निकाय क्या हो, द्रव हो, ऊष्मागतिक निकाय क्या हो, आपका द्रव हो, तो इसका जो ऊष्मागतिक चर होते हैं वो घनत्व होता है, वो आपका पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वो आपकी क्या होती है, श्यानता होती है, एटसेट्रा। अब यदि मैं बात करूं आपकी, यदि ऊष्मागतिक निकाय आपका ठोस हो तो उसके लिए ऊष्मागतिक चर क्या होता है, यदि ठोस आपका ऊष्मागतिक निकाय हो तो इसके लिए जो आपका ऊष्मागतिक चर होगा वो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन निकलता है आपका ठोस का। इसी प्रकार से आपका द्रव्यमान और एटसेट्रा। अर्थात दाब, गैस के लिए क्या हो जाएगा, दाब, ताप, आयतन, एटसेट्रा। द्रव के लिए घनत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता, एटसेट्रा। और ठोस के लिए लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, एटसेट्रा। एटसेट्रा का अर्थ होता है आदि। तो ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं, जो कि आपके ऊष्मागतिक निकाय के किसको प्रदर्शित करते हैं, व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म है वो है आपकी ऊष्मागतिक अवस्था। वो क्या है, आपकी ऊष्मागतिक अवस्था। वो क्या है, आपकी ऊष्मागतिक अवस्था। अब समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी ऊष्मागतिक अवस्था वास्तव में होती क्या है। देखिए, ऊष्मागतिक अवस्था, जैसे कि यदि मैं बात करूं गैसों के लिए, गैसों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, जिसे कि आप सभी ने अवश्य पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू nRT। यह आपका संबंध होता है गैसों के लिए, PV इज इक्वल टू nRT, जहां P क्या होता है, आपका दाब होता है, जहां V क्या होता है, आपका आयतन होता है, जहां आपका T क्या होता है, तापमान होता है, और आपका M क्या होता है, आपका मोल होता है, और R क्या होता है, आपका गैस नियतांक होता है, और R क्या होता है, आपका गैस नियतांक होता है। ये होता है संबंध, और इनमें दाब, आयतन, N मोल होता है, R गैस नियतांक होता है, और T क्या होता है, आपका तापमान होता है। ओके, क्या होता है, तापमान होता है।
तो जब हमने गैस के लिए इस प्रकार का आपका क्या लिखा, हमने समीकरण लिखा, तो इस गैस के जब हमने समीकरण लिखा जो कि PV = nRT, जो कि महत्वपूर्ण संबंध है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो क्या क्या है यहाँ पे, दाब आया, आयतन आया, आपका तापमान आया, आपका मोल आया। तो यही हो जाएगी आपकी गैस की ऊष्मागतिक अवस्था। क्या हो जाएगी आपकी गैस की ऊष्मागतिक अवस्था। गैस की ऊष्मागतिक अवस्था क्या क्या हो जाएगी आपकी, गैस के लिए ऊष्मागतिक अवस्था पूछूं तो वो क्या क्या हो जाएगी आपकी, दाब हो जाएगी, आयतन हो जाएगी, मोल हो जाएगी और तापमान हो जाएगी। अब यदि आपने ये फॉर्मूला भी अवश्य पढ़ा होगा, y = mg L डिवाइड बाय πr²L। ये क्या है आपके यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्या है, अब इस चौंजा का यदि आपको नहीं मालूम कि इसे किस प्रकार डेराइव करते हैं तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, यह यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एक प्रकार से क्या हुई, ये प्रत्यास्थता हुई। ये क्या है आपका द्रव्यमान, ये क्या है आपका त्वरण है, ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, ये क्या है आपकी लंबाई है। ओके, तो एक प्रकार से देखिए यह भी जो संबंध है वो ठोस के लिए, क्योंकि प्रत्यास्थता कितनी किसकी निकलती है, प्रत्यास्थता आपकी किसकी निकलती है, ठोसों की निकलती है। हाँ, तो जब हमने प्रत्यास्थता लिखे तो इसमें क्या क्या रहा, आपका द्रव्यमान आ रहा है, त्वरण आ रहा है, लंबाई आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगी, जो आपकी ठोस की ऊष्मागतिक अवस्था हो जाएगी। ठोस की जो ऊष्मागतिक अवस्था हो जाएगी वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी। क्या क्या रहा है आपका, त्वरण हो जाएगा, लंबाई, त्वरण, क्षेत्रफल, इस प्रकार हो जाएगी। और इसी प्रकार यदि कोई द्रव का भी एक संबंध होता हो, यदि उसमें भी संबंध स्थापित करो, उसमें जो जो भी टर्म आ रही है, जो भी आपकी टर्म आती है, उन सभी को यदि हम ले तो वो हो जाएगी द्रव की आपकी ऊष्मागतिक अवस्था। तो ऊष्मागतिक अवस्था वास्तव में होती क्या है, देखिए ये जो आपके दाब है, आयतन है, मोल है, तापमान है, ये सब क्या है, ये आपके ऊष्मागतिक चलित तो है, दाब, ताप, आयतन। यदि मैं बात करूं ठोस के लिए, ठोस के लिए यदि बात करूं तो ठोस के लिए यदि बात करूं तो त्वरण, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, लंबाई, ये सब क्या है, ये भी एक प्रकार से ऊष्मागतिक चलित तो है ठोस के। इसी प्रकार के द्रव के भी हम किसी के संबंध लिखते हैं तो आपको क्या प्राप्त होंगे, ऊष्मागतिक चर ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हम एक बात अवश्य लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिक अवस्था कुछ नहीं होती है। ऊष्मागतिक अवस्था क्या होती है, ऊष्मागतिक अवस्था एक प्रकार से आपके ऊष्मागतिक चरों का क्या होती है, सेट होती है। क्या होती है, ऊष्मागतिक चरों का सेट होती है। ऊष्मागतिक चरों का क्या होती है, सेट होती है। तो यदि किसी ने आपसे पूछा कि ऊष्मागतिक अवस्था क्या होती है, तो क्या होती है आपकी ऊष्मागतिक अवस्था, ऊष्मागतिक चरों का सेट। अभी हमें सेट ही मिला था, दाब, ताप, आयतन एक साथ। इसी प्रकार ठोस के लिए लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो रहा था आपको, अवस्था एक प्रकार से ऊष्मागतिक चरों का सेट प्राप्त हो रहा था। उसी प्रकार से द्रव से भी प्राप्त होता। तो ऊष्मागतिक अवस्था क्या होती है, एक प्रकार से ऊष्मागतिक चरों का क्या होती है, सेट होती है। क्या होती है आपकी ऊष्मागतिक चरों का क्या होती है, सेट होती है। ओके, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको बतानी है। देखिए यदि हम बात करें गैस के लिए जो आपकी ऊष्मागतिक अवस्था हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गैस के जितने भी ऊष्मागतिक चर होंगे, जैसे कि दाब, आपका क्या आयतन, फिर क्या था आपका मोल, फिर क्या था आपका तापमान। गैस नियतांक क्या है, एक प्रकार का नियतांक है, इसलिए उसे हम नहीं लेते। गैस के लिए आया था। ठोस के लिए यदि मैं बात करूं तो ठोस के लिए आपको क्या क्या प्राप्त हुआ था, प्रत्यास्थता प्राप्त हुई थी, साथ ही साथ क्षेत्रफल, साथ ही साथ आपकी लंबाई प्राप्त हुई थी, साथ ही साथ क्या प्राप्त हुआ था, आपका त्वरण प्राप्त हुआ था। बिल्कुल क्या प्राप्त हुआ था, आपका त्वरण प्राप्त हुआ था। द्रव के लिए हमें क्या क्या प्राप्त होगा, यदि हम देखें तो द्रव के लिए आपको घनत्व प्राप्त होगा, आपको क्या प्राप्त होगा, घनत्व, पृष्ठ तनाव प्राप्त होगा। यदि आप ऐसा कोई संबंध ढूंढ निकालते हैं जिसमें से वो आपका क्या प्राप्त होगा, श्यानता प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिल रहा है, सेट ही तो मिल रहा है, PV = nRT। यदि मैं इसमें बात करूं तो यहाँ ये दाब, आयतन, तापमान, मोल का क्या एक सेट है। यदि मैं y बराबर mg L डिवाइड बाय πr² L की बात करूं तो ये भी क्या एक प्रकार से
आपके उष्मागतिक चरों का सेट ही है। देखिए एक प्रकार से आपको सेट ही प्राप्त होगा यहाँ से, इस प्रकार से यहाँ से क्या प्राप्त होगा, उष्मागतिक सेट ही प्राप्त, उष्मागतिक चरों का सेट ही प्राप्त होगा। तो यही सब जो आपको उष्मागतिक चरों का सेट है वही क्या कहलाते हैं, उष्मागतिक अवस्था कहलाते हैं। अब यदि गैस, ठोस, द्रव ये क्या आपकी उष्मागतिक निकाय है। अब यदि मैंने आपसे पूछा गैस के लिए उष्मागतिक अवस्था बताइए, तो आप क्या बताएंगे, दाब, आयतन, मोल, तापमान। यदि मैंने ठोस के लिए पूछा तो आप क्या बताएंगे, उष्मागतिक अवस्था, प्रत्यास्थता, क्षेत्रफल, लंबाई, त्वरण। अर्थात यहाँ एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ही हमने उष्मागतिक निकाय बदले, उष्मागतिक निकाय बदले, आपकी उष्मागतिक अवस्था भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। क्या परिवर्तित हो गई, उष्मागतिक, गैस के लिए उष्मागतिक अवस्था की दाब, आयतन, मोल, तापमान, और जैसे हमने उष्मागतिक निकाय बदला था ठोस की, तो क्या हो गई, प्रत्यास्थता, क्षेत्रफल, लंबाई, त्वरण। क्या हो गई, प्रत्यास्थता, क्षेत्रफल, लंबाई, त्वरण। अर्थात जैसे हमने उष्मागतिक आपकी अवस्था बदली, वैसे ही क्या, सॉरी, जैसे हमने उष्मागतिक निकाय बदले, गैस से ठोस में आए या ठोस से द्रव में आए, तो आपकी उष्मागतिक अवस्था भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। क्या हो गई, उष्मागतिक अवस्था परिवर्तित हो गई। तो यही होती है आपकी उष्मागतिक अवस्था कि यदि हम उष्मागतिक निकाय बदल दें तो आपकी उष्मागतिक अवस्था भी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, आपकी उष्मागतिक अवस्था भी क्या हो जाएगी, आपकी बदल जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने उष्मागतिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म के बारे में अध्ययन किया। उष्मागतिक निकाय क्या होता है, उष्मागतिक चर क्या होता है, उष्मागतिक अवस्था क्या होती है, उष्मागतिकी क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।